मांग वाले चैप्टर में एक टॉपिक है मांग की आड़ी लोच। मांग की आड़ी जिसको हम तिरछी लोच भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होता है? अगर ये पूछा गया तो आप कैसे लिखेंगे? बेसिकली क्लास 12th और बीए फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए, पूरी वीडियो देखिएगा लास्ट तक तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो मांग की आड़ी, आड़ी का मतलब होता है तिरछी, मतलब एक वस्तु का दूसरे वस्तु पर प्रभाव डालना। किन्हीं दो संबंधित वस्तुओं की मात्रा और कीमत में होने वाली परिवर्तन में परस्पर संबंध होता है, उसी को मांग की आड़ी लोच कहते हैं। मतलब कोई वस्तु है, वस्तु ए और वस्तु बी, वस्तु ए की कीमत का वस्तु बी की मांग पर प्रभाव पड़ना, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? आड़ी लोच कहते हैं। और ये संबंधित वस्तुओं का ही होता है। संबंधित वस्तु मतलब ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हों, या तो एक साथ उनका यूज होता हो या फिर एक की जगह पर दूसरे का यूज होता हो। जैसे अगर हम बात करेंगे चाय या कॉफ़ी की, या तो चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे, दोनों एक दूसरे की जगह पर प्रयोग होता है। या फिर हम बात करते हैं जूता या मोजे की, जूता और मोजा मतलब जूता और मोजा एक साथ पहना जाता है, दोनों का प्रयोग एक ही साथ होता है, एक ही काम के लिए होता है। ठीक है ना? तो ये दोनों एक साथ प्रयोग होते हैं और ये दोनों एक दूसरे की जगह पर प्रयोग होते हैं। इसीलिए क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर प्रभाव करते हैं, अतः इसे हम संबंधित वस्तु के नाम से जानते हैं। और जब संबंधित वस्तुओं की मात्रा और मांग, कीमत का जो परिवर्तन होता है, उसके बीच का जो संबंध होता है, उसी को हम मांग की आड़ी लोच के नाम से जानते हैं। ठीक है? और ये जो कॉन्सेप्ट देने वाले थे मांग की तिरछी लोच का, इसका विकास किया था प्रोफेसर मूर ने अपनी उनकी बुक का नाम था सिंथेटिक्स इकोनॉमिक्स। ठीक है, सिंथेटिक्स इकोनॉमिक्स में किया था। लेकिन इस बात को बहुत ही ज़्यादा विस्तृत व्याख्या, ये भी यूँ कहे, इस बात को इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा जो फैलाने का काम किया, इसको विस्तार करने का काम किया रॉबर्ट ट्रिफिन ने। अगर आपसे कोई पूछता है कि मांग की आड़ी लोच का विकास किसने किया, तो आप प्रोफेसर मूर का नाम लेंगे। ठीक है ना? लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा प्रोफेसर मूर ने उसका क्या किया था? विकास किया था। लेकिन वास्तव में उसकी व्याख्या किसने की थी? रॉबर्ट ट्रिफिन में, सही तरीके से। अभी होता क्या, थोड़ा और एग्जाम्पल सही से समझे। वैसे तो आपको समझ में आ गया मांग की आड़ी या तिरछी लोच क्या होता है, एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की मांग का प्रभाव डालना। ठीक है, थोड़ा इसको विस्तार से समझते हैं, डिटेल से। एक वस्तु की मांग की मात्रा और दूसरी वस्तु की कीमत, एक वस्तु की मांग की मात्रा और दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का पारस्परिक संबंध मांग की आड़ी लोच होता है। समझ में आ गया ना? सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप बिल्कुल यही स्टेटमेंट एग्जाम में लिखेंगे, कोई काट नहीं सकता कि नहीं कोई कहेगा ये गलत है। बिल्कुल गलत नहीं, सही है। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन का कारण बन जाता है। अगर वो वस्तु संबंधित है और वो वस्तु एक दूसरे के लिए या एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होता है, तो इन्हें संबंधित वस्तुएं कहा जाता है। ठीक है ना? संबंधित वस्तुएं जैसे चाय और कॉफ़ी, कैसे ये संबंधित वस्तु क्या है? अगर आपको पता है कि चाय की कीमत बढ़ गई, चाय की कीमत अगर बढ़ गई तो लोग कॉफ़ी की डिमांड करने लगेंगे, कॉफ़ी की मांग करने लगेंगे। क्यों भाई? जब चाय महंगी आ रही है तो कॉफ़ी पीने में क्या हर्ज है? तो लोग चाय की जगह कॉफ़ी की तरफ चले जाएंगे। तो ऐसी वस्तुओं को हम संबंधित वस्तुएं कहते हैं। ठीक है ना? और वैसे तो ये एक दूसरे की स्थान पर प्रयोग होता है, इसलिए इसको स्थानापन्न वस्तु के नाम से कहा जाता है। क्योंकि संबंधित वस्तु की कई प्रकार है। कौन कौन से प्रकार है, हम आगे बढ़ते थे कि थोड़ा सा और जान लेते हैं। प्रोफेसर फर्गुसन के अनुसार उन्होंने डेफिनेशन दिया है आड़ी या तिरछी लोच का। क्या उन्होंने कहा कि मांग की आड़ी लोच वह वस्तु की कीमत में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन के कारण संबंधित वस्तु x की मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन है। बिल्कुल एक वही बात कि एक वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो जाहिर सी बात है उससे अगर संबंधित दूसरी वस्तु है तो उसकी मांग की मात्रा में भी परिवर्तन होगा। और ये जो संबंध है, ये जो रिलेशन है, यही मांग की आड़ी लोच के नाम से जाना जाता है। क्योंकि लोच क्या होता है ना,
आपको ये समझना पड़ेगा। ये लोच क्या होता है? लोच का मतलब होता है एक वस्तु के कीमत के कारण वस्तु की मांग में होने वाला परिवर्तन। कीमत के कारण वस्तु की मांग में होने वाला परिवर्तन। बस यहाँ पर आड़ी है का मतलब एक वस्तु की कीमत अलग रहेगी, दूसरी वस्तु की मांग अलग होगी। अब उन दोनों के बीच के जो संबंध को निकालने के लिए एक फार्मूला प्रयोग किया जाता है कि इसी इक्वल टू वस्तु x की मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे वस्तु y की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। यहाँ पर इसी का मतलब होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस, सी फॉर क्रॉस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो वस्तु x की मांग में अनुपातिक परिवर्तन, कितना परिवर्तन हुआ, कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, और वस्तु y की कीमत में कितना परिवर्तन हुआ प्रतिशत में, इन दोनों को डिवाइड करके हम जो है क्या निकालते हैं, मांग की आड़ी लोच निकालते हैं। इसको निकालने का दूसरा एक और फार्मूला होता है, ये होता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन डेल्टा पी वाई। एक्स का मतलब होता है वस्तु की मांग की मात्रा और पी वाई का मतलब होता है वाई वस्तु की कीमत। ठीक है ना, इसका प्रयोग हम कर लेंगे। राइट, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं संबंधित वस्तु किस प्रकार से प्रभावित करती है। अगर हम आड़ी लोच की बात करें और संबंधित वस्तुओं में आड़ी लोच कैसी होती है, तो उसके लिए हमें वस्तुओं को समझना पड़ेगा। 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। एक होती है स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं और स्वतंत्र वस्तुएं। अगर हम आड़ी लोच की बात करें तो ठीक है ना, नॉर्मली तो स्थानापन्न वस्तुओं को पहले देखते हैं। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तु होती है जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर एक दूसरे के बदले में किया जा सकता है। जैसे चाय और कॉफ़ी है, चाय की जगह पर कॉफ़ी, कॉफ़ी की जगह पर चाय का प्रयोग किया जा सकता है। अगर हम दोनों की बात करें तो इधर हम बात करें कि अगर बस कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होती है तो जाहिर सी बात है चाय की मांग में वृद्धि होगी। चाय की मांग में वृद्धि हुई, क्यों? कॉफ़ी जो पीने वाले वो कहेंगे इतना महंगा कॉफ़ी कौन पिएगा, वो चाय की तरफ आ जाएंगे। कॉफ़ी पीने वाले भी चाय की मांग करेंगे तो चाय की जो क्या करती है, चाय की मांग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ऐसे में हमने ये देखेंगे कि इसकी कीमत में वृद्धि हो रही है, इसकी मांग में वृद्धि होती है। तो संबंधित वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा में कैसा संबंध होता है? धनात्मक संबंध होता है। अगर कॉफ़ी की कीमत में कमी हुई तो चाय की मांग में भी कमी होगी, क्यों? क्योंकि चाय पीने वाले अब कॉफ़ी की तरफ आ जाएंगे। तो इन दोनों के बीच का जो ग्राफ होता है लोच का, जो कहता है चित्र के सहित वर्णन कीजिए, इसका जो चित्र बनेगा वो सीधा बनेगा इस तरह से, धनात्मक। क्यों? अगर वस्तु की वाई की कीमत बढ़ रही है, मान लो पहले ये है, पहले यहाँ पर प्राइस है और इसकी क्वांटिटी यहाँ पर है, ठीक है ना। अब कीमत बढ़ के इसकी जगह यहाँ हो गई, ठीक है, P1। तो जाहिर सी बात है कि वस्तु एक्स यानी कि चाय की मांग की मात्रा भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसलिए कि स्थानापन्न वस्तु की स्थिति में एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की मांग के साथ हमेशा क्या संबंध होता है? धनात्मक संबंध होता है। राइट, ये होगी स्थानापन्न वस्तुएं। दूसरी वस्तु है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तु का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जिनका किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ प्रयोग किया जाता है। एक साथ ही प्रयोग होता है, उसको अलग अलग यूज़ नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल हम स्कूटर और पेट्रोल की बात करते हैं तो अगर स्कूटर को बिना पेट्रोल के काम नहीं होगा, पेट्रोल बिना स्कूटर के काम नहीं होगा। तो ऐसे में अगर हम यहाँ पर पेट्रोल की कीमत की बात करें तो उसमें स्कूटर की मांग में क्या होता है? देखिए, अगर पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब अभी 100 रुपये है, अब ये बढ़ के अगर 200 रुपये लीटर हो जाए, ठीक है ना, 100 से बढ़कर अगर 200 हो जाए तो जाहिर सी बात है स्कूटर तो पुराना मॉडल है, अभी इसे बाइक वगैरह कुछ भी मान लीजिए, तो इसकी मांग जो है क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? महंगे पेट्रोल में कोई भी स्कूटर चलाना नहीं चाहेगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा। वहीं पर अगर पेट्रोल की कीमत कम हो जाए, जितनी 100 से 80 रुपये हो जाए, तो लोग कहेंगे नहीं अब गाड़ी चला सकते हैं, तो गाड़ी की डिमांड, स्कूटर की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ऐसे में हमने क्या देखा
कि पूरक वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग में क्या है, वृद्धि कम कम वृद्धि, यानी कि उल्टा संबंध है, जिसको बोलते हैं विपरीत संबंध होता है। ठीक है ना। पूरक वस्तुओं में विपरीत संबंध होता है और स्थानापन्न वस्तुओं में धनात्मक संबंध होता है। जब विपरीत संबंध हो इसलिए इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है ना। अब कैसे होगा, मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत यहाँ थी और मांग यहाँ पर है। अब कीमत बढ़ गई, यहाँ पर होगी P1, तो जाहिर सी बात है इसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर कीमत बढ़ने से पूरक वस्तुओं की मांग घट जाती है। आपको इसका ग्राफ ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। अब तीसरा पॉइंट आता है स्वतंत्र वस्तुओं का। स्वतंत्र वस्तुएं किसी कहते हैं, देखिए स्वतंत्र नाम ही दिया गया, ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत का किसी की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये अपने आप में अलग होता है, ये किसी से प्रभावित नहीं होती है। ऐसे में आड़ी लोच इनका क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की मांग पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ये संबंधित नहीं होती है, इंडिपेंडेंट होती है, ना कि डिपेंडेंट। ठीक है ना, ये अपने आप में जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें आलू और भिंडी की, दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। आलू की कीमत बढ़े या घटे, भिंडी की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और भिंडी की कीमत बढ़े या घटे, आलू की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी वस्तु को स्वतंत्र वस्तु कहते हैं और इसके लिए कोई ग्राफ बनाने की आपको बेसिकली ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग ग्राफ बनता है, लेकिन दोनों के बीच में संबंधित ग्राफ बनाएंगे तो नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों स्वतंत्र वस्तु है। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? बिल्कुल समझ में आ गया हो तो आप लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से लगातार इंपॉर्टेंट टॉपिक, अलग अलग नए नए टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन।